हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आपको जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जी स्टडी क्लास में स्पेशल ऑफर क्लास 10th के लिए है। 2021 के बैच के लिए है। टॉप 100 स्टूडेंट में से टॉप 50 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। जिस प्रकार से दिया है, जो फर्स्ट रैंक यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले को 25,000, दूसरा नंबर लाने वाले को 15,000, यानी कि मेरे यहाँ अगर 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उस 100 स्टूडेंटों में से यानी कि टॉप 50 स्टूडेंटों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो भी नंबर दिया जाएगा वो नंबर जो है फाइनल लिस्ट में आने पर दिया जाएगा, यानी कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम जो होगा उस एग्ज़ाम में तैयारी होने के बाद उस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे, हमारे यहाँ के बच्चे को 25,000 रुपया दिया जाएगा। दोस्तों, ये जे स्टडी क्लास है, आप लोग आकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें पढ़े। ये मेरा दूसरा पोस्टर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आज हम हिंदी का क्वेश्चन बताएंगे। हिंदी में विष के जो दांत है, विष के दांत यानी कि इसका लेखक जो है दोस्तों वो आप लोग पता चल जाएगा कौन सा लेखक है। तो हिंदी का सेकेंड चैप्टर यानी कि इसको हम जो पढ़ाने के बाद इसका सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। तो ये विष के दांत का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग सब्जेक्टिव किताब में सेकेंड चैप्टर कहानी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन को आंसर अच्छे ढंग से दे पाते हैं। सॉरी दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि विष के दांत शीर्षक के कहानी के कहानीकार कौन है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि विष के दांत के कहानीकार कौन है, तो ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है कमलेश्वर, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है? ऑप्शन ए है कासू के पिता, ऑप्शन बी है मदन के पिता, ऑप्शन सी है रजनी के पिता और ऑप्शन डी है शेफाली के पिता। तो देखो दोस्तों, गिरधर लाल कौन है, तो आप लोग जानते हैं कि गिरधर लाल जो है वो मदन का पिता है और कासू के पिता नहीं होगा, रजनी के पिता और शेफाली, ये सब आंसर नहीं होगा। यानी कि इसका आंसर जो होगा बी मदन के पिता, क्योंकि कासू के पिता कासू, रजनी, शेफाली वो सिंह साहब के पुत्र एवं पुत्रियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 4। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा ए होगा। सॉरी, इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन है, क्योंकि किताब में इसका आंसर नहीं मिल पाया था। तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो इसका आंसर सी यानी कि 2 दांत तोड़ डाले। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जानकारी के लिए, आप लोग लेखक के नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके जब मृत्यु होता है सो, उनके माता पिता, उनका जन्म कहाँ पर किस स्थान पर हुआ था, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर। तो आप लोग इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा कि इनका क्या है। तो नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए है पद्मावती शर्मा, ऑप्शन बी है कलावती शर्मा, ऑप्शन सी है रत्नावती शर्मा, ऑप्शन डी है इंद्रावती शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी के नाम जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी रत्नावती शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर करके आए? ऑप्शन ए है राजनीतिकता का, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिकता का, ऑप्शन सी है सामाजिकता का, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा बी मनोवैज्ञानिकता का, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किस तत्व की समग्रता उभर करके आए, तो मनोवैज्ञानिकता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए है ड्राइवरों से, ऑप्शन बी है मदन से, ऑप्शन सी है खोखा से और ऑप्शन डी है इंजीनियर से। तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो खोखा से यानी कि कासू से। दोस्तों आप लोग ये बताइएगा कि मोटर कार जो था सेन साहब के वो किस कलर के था। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा और मोटर कार कितने में आया था इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि कितने का आया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि खोखा खोखे किस भाषा का शब्द है।
खोखा और खोखी शब्द का जो प्रयोग किया गया है सेन साहब के पुत्र और पुत्रियों के लिए, जो खोखा खोखी शब्द जो आया है वो किस भाषा का है? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन डी हिंदी का। तो खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो बांग्ला के, यानी कि खोखा खोखी शब्द जो है वो बांग्ला का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर जो है से गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ऑप्शन ए है सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन बी है गिरधर, ऑप्शन सी है सेन साहब और ऑप्शन डी है सोफर। तो दोस्तों सेन साहब की पत्नी गिरधर, सेन साहब और सोफारी, तो किसने कहा कि आगे चलकर ऐसे ही बच्चे चोर डाकू गुंडे बनते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा सेन साहब, यानी कि इसका आंसर होगा सी सेन साहब। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि खोखा खोखी का अर्थ होता है। तो दोस्तों खोखा और खोखी का अर्थ होता है, तो ऑप्शन है बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो खोखा का मतलब होता है बच्चा और खोखी का मतलब होता है बच्चे, तो इसका आंसर जो होगा बच्चा बच्चे। दोस्तों ये ए होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सेन साहब के पुत्र यानी कि कासू को खोखा कहा गया है और सेन साहब की पुत्रिया यानी कि उसकी उसकी पुत्री को बच्ची कहा गया है। दोस्तों आप खोखा खोखी खोखी जो थी वो 5 बहनें थी, पांचों बहनों की नाम क्या क्या था? आप कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा उसका नाम क्या क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि खोखा का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 10, खोखा का क्या नाम है? ऑप्शन है कीसु, ऑप्शन बी कुसु, ऑप्शन सी कासु, ऑप्शन डी केसु। तो खोखा का क्या नाम था? तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कासु। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों विष के दांत कैसी कहानी है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए है बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसे कहानी पढ़ चुके हैं कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो इसका क्वेश्चन नंबर ए होगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पिटाई खाता था? तो ऑप्शन ए है माता, ऑप्शन बी सेन साहब, ऑप्शन बी सी खोखा और ऑप्शन डी पिता। तो दोस्तों मदन जो है अक्सर पिटाई खाता था वो अपने पिता के द्वारा अक्सर पिटाई खाया करता था। क्वेश्चन नंबर 14 जो है नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है पंडित रमावतार शर्मा, पंडित कृष्णवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो दोस्तों नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा पंडित रमावतार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ऑप्शन ए है गिरधर लाल को, ऑप्शन बी है खोखा को, ऑप्शन सी मदन को और ऑप्शन डी शेफाली को। तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो दोस्तों इसका आंसर जो है गिरधर लाल को। सेन साहब ने गिरधर लाल को बुला करके, जो उसके यहाँ फैक्ट्री में किरानी के पद पर काम कर रहा था, उसे बुला करके मदन के लिए गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करता है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? तो ऑप्शन है निम्न वर्ग के, ऑप्शन बी है उच्च वर्ग का, ऑप्शन सी है मध्यम वर्ग का और ऑप्शन डी है व्यापारिक वर्ग का। तो विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा मध्यम वर्ग का, यानी कि सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? दोस्तों कासू मदन के किस खेल में शरीक होना चाहता था? ऑप्शन ए है फुटबॉल खेल में, ऑप्शन बी है हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन डी लट्टू के खेल में। तो दोस्तों कासू जो है मदन के साथ लट्टू खेलने के खेल में शामिल होना चाहता था, यानी कि इसका आंसर होगा डी लट्टू के खेल में। दोस्तों कासू जो है मदन के साथ लट्टू खेलने के लिए जाता है और मदन और कासू में झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण मदन जो है कासू के 2 दांत विष के तोड़ देते हैं और इसका कहानी का नाम भी है विष के दांत। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि सेन साहब किसके बैंक से हटकर रह गए? सेन साहब किसके बैंक से हटकर रह गए? तो ऑप्शन है पत्रकार महोदय के बैंक से, ऑप्शन बी है मुखर्जी के साहब के बैंक से,
और ऑप्शन सी साहब के बैंक से और ऑप्शन डी है गिरधर लाल के बैंक से। तो दोस्तों सेन साहब किसके बैंक से ऐड करा गया था? दोस्तों सेन साहब जब अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे तो उस समय पत्रकार महोदय के आंसर देने के व्यंग से उन्होंने ऐड कर रह गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि मदन की उम्र क्या थी। क्वेश्चन नंबर 19, मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए है 5-6 साल, ऑप्शन बी 7-8 साल, ऑप्शन सी 3-4 साल और ऑप्शन डी 9-10 साल। तो दोस्तों मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र थी वह है ए 5 से 6 साल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मदन किसका पुत्र था? क्वेश्चन नंबर 20, मदन किसका पुत्र था? ऑप्शन ए है सेन साहब, ऑप्शन बी है गिरधर, ऑप्शन सी है सोफर, ऑप्शन डी है सी साहब। तो दोस्तों मदन किसका पुत्र था? तो दोस्तों मदन जो था वो गिरधर लाल के पुत्र था, यानी कि सेन साहब के फैक्ट्री में करने वाला किरानी के पद पर जो गिरधर लाल था उसी का पुत्र था मदन, यानी कि मदन किसका पुत्र था दोस्तों? तो वो गिरधर लाल का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो दोस्तों इसका जो आंसर जो होगा वो होगा आंसर ऑप्शन इसका है ए सन 1958 ईस्वी में, सन बी सन 1957 ईस्वी में, सी सन 1963 ईस्वी में और डी सन 1959 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो आंसर जो होगा कब बने थे विश्वविद्यालय के? तो ऑप्शन डी सन 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 14 फरवरी 1915 को, बी 18 फरवरी 1916 को, सी 22 मार्च 1917 को और डी जो है वह 14 अप्रैल 1918 को। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1916 को। दोस्तों जब मृत्यु जब पूछा जाए ना तो 1916 के 16 को उल्टा कर दीजिएगा, यानी कि 1961, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? तो 7 सितंबर में 1961 में हुआ था, 1961 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 12 सितंबर 1961 को, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1961 को, ऑप्शन डी है 16 सितंबर 1961 को और ऑप्शन डी है 18 सितंबर 1961 को। दोस्तों ये बहुत ही नज़दीकी के क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, इसलिए आपको बारीकी से अच्छे से याद कीजिएगा। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर है वो 12 सितंबर 1961 को, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए हिंदी के सारे लेखक के उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी जन्म स्थान, इन सब के बारे में अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कम मेहनत पर अच्छे से तैयारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है गांधी घाट पटना, ऑप्शन बी है कृष्ण घाट पटना, ऑप्शन सी है बदरघाट पटना, ऑप्शन डी है रानी घाट पटना। तो दोस्तों इसका जो आंसर जो होगा वो सी होगा, बदरघाट पटना। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 25, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए है रमावतार शर्मा, ऑप्शन बी है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी है मोहन राकेश और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो दोस्तों दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो उसका जो आंसर होगा वो बी नलिन बिलोचन शर्मा जी को। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं कि लड़कियां क्या हैं कठपुतलियां या हैं किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या हैं कठपुतलियां किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन ए है भाई बहन को, ऑप्शन बी है चाचा चाची को, ऑप्शन सी है मामा मामी को और ऑप्शन डी है माता पिता को। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, माता पिता को। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी है हंस, ऑप्शन सी है बत्तख और ऑप्शन डी है मछली। तो दोस्तों कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललकता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो बी हंस, यानी कि हंस जो है, यानी कि खोखा को कहा गया कासू को, क्योंकि कासू जो है लट्टू नचाने के लिए वो मदन की जमात में मदन को कौवा से संबोधित किया गया है, यानी कि मदन की जो लट्टू नचा रहा था उसमें शामिल होना चाहता था और मदन जो कासू जो है कि मदन में शामिल हो जाता है, कासू को यहाँ हंस से संबोधित किया गया है और कौवा को मदन से संबोधित किया गया है। तो हंस जो है वह कासू है और कासू उसमें शारीरिक होने जाता है तो उसमें दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़े होने के बाद मदन जो है से कासू को 2 दांत बीस के तोड़ देते हैं। उसका कासू जो है से जान लेकर के वहाँ से भाग निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो दोस्तों
ए है बेटियों के अनुसार, बी है खोखा के अनुसार, सी है मदन के अनुसार और डी है गिरधर के अनुसार। तो दोस्तों किसके अनुसार सेन ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो दोस्तों सेन साहब की जब कोई उम्मीद नहीं बचा था तो सेन साहब के एक पुत्र यानी कि खोखा का जन्म हुआ, और खोखा के जब जन्म हुआ तो बहुत ही दुलार लाड प्यार के कारण उन्होंने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। यानी कि इसका आंसर कौन होगा दोस्तों? वो बी होगा, खोखा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। क्वेश्चन नंबर 29, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 4। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी दोस्तों? तो अब सेन साहब की 5 लड़कियां थी। दोस्तों मैंने जैसा कि बता चुके हैं ऊपर, आप सेन साहब की कितनी 5 जो लड़कियां थी, पांचों लड़कियां के नाम आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हम देखें कि आप लोग कितने बच्चे को सेन साहब की पांचों लड़कियां का नाम अच्छे से याद है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सोफर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है सभ्यता, ऑप्शन बी है संबंध, ऑप्शन सी है निर्माता और ऑप्शन डी है ड्राइवर। तो दोस्तों यहाँ सोफर का अर्थ क्या होगा? तो ड्राइवर होगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ 30 क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को आंसर दे पाए हैं आप लोग बताइएगा। आप लोगों की कितने अच्छे से तैयारी हो चुका है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।